नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी उत्कर्ष में आप सभी का स्वागत है। फाइनली G7 का शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। इटली इस बार इसकी होस्टिंग कर रहा है और साथ ही साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत। यानी कि G7 की कुछ कंट्रीज़ हैं जो चाहती हैं कि इंडिया वहाँ पे आए और जो भी एजेंडा है उसमें इंडिया सॉल्व करने में भी उनकी हेल्प करे। तो ये आउटरीच कंट्री के तौर पे भारत गया है G7 के अभी के समिट में। तो चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो G7 शिखर सम्मेलन हर साल होता है, जो भी एजेंडा होते हैं वो डिस्कस करता है और इसके जो भी दिशा निर्देश होते हैं वो गैर बाध्यकारी होते हैं। यानी कि इस शिखर सम्मेलन में सारी चीज़ें जो चर्चा की जाती है सारी चीज़ों पर वहाँ पे बस एक कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश की जाती है, पर ये किसी पे बाइंडिंग नहीं होता। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें स्टेटमेंट में इसलिए बता दे रही हूँ आपको ताकि बाद में आप यूपीएससी की नज़र से सोच सकें। ऐसे क्वेश्चंस भी वो पूछ लेता है कि G7 के सारे जो डिसीजन होते हैं वो क्या होते हैं, वो बाध्यकारी होते हैं या गैर बाध्यकारी होते हैं। तो गैर बाध्यकारी होते हैं यानी नॉन बाइंडिंग होते हैं। इटली इस साल मेज़बानी कर रहा है, यानी कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलेनी, जो कि बहुत ऑफकोर्स भारत में तो बहुत ही ज़्यादा इनके चर्चे हैं, साथ ही साथ विश्व में भी इनका कद काफ़ी बढ़ गया है। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। G7 के देश 13 से 15 जून के बीच इटली के अपुलिया क्षेत्र में ये बैठक कर रहे हैं। ये अपुलिया का क्षेत्र है इटली का और यहाँ पे एड्रियाटिक सी है। एड्रियाटिक सी क्या है, वो मेडिटेरेनियन सी का ही पार्ट है और यहाँ पे टिरहेनियन सी है। तो इटली ईस्ट में एड्रियाटिक सी से घिरा हुआ है और वेस्ट में टिरहेनियन सी से। दोनों ही भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी के मार्जिनल सीज हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ यूरोपीय संघ के चुनाव और G7 की अध्यक्षता से जॉर्जिया मेलोनी के कद को एक बहुत बड़ी बूस्ट मिल गई है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज सोच रही थी कि G7 समिट किस तरह से आगे ले जाना है, तो इसको किस तरह से आगे ले जाना चाहिए। अब यहाँ पे जॉर्जिया मेलोनी का कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर हैं इटली की। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी अध्यक्षता जो है, मेज़बानी जो है, वो भी बहुत कारगर रहेगी इनके आगे के कार्यकाल के लिए। ठीक है, तो यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण समय पर हो रहा है क्योंकि इस समय बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूके, कनाडा, USA कॉन्स्टेंटली चाह रहे हैं कि पूरे विश्व की सिचुएशन जो है वो उनके हाथ में रहे, पर यहाँ सिचुएशन चेंज होती जा रही है। अब USA का बहुत सारे जगहों पे कंट्रोल नहीं है, जैसे कि जब हमने देखा रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को, चाहे जितने सैंक्शंस लग गए रूस को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इजराइल हमास का जो वॉर चल रहा है इस पे भी जो दुनिया के सो कॉल्ड बड़े देश हैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सिचुएशन है दैट इज़ अराइजिंग इन द वर्ल्ड सिनारियो और यहाँ पे इटली की मेज़बानी अत्यधिक ज़रूरी है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत के गए हैं शिखर सम्मेलन में, जिसमें भारत आउटरीच कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। यह उनकी पहली विदेश यात्रा होगी प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल में। तो अपने तीसरे कार्यकाल में सबसे पहली विदेश यात्रा वो कहाँ की कर रहे हैं, इटली की कर रहे हैं। इटली में आयोजित शिखर सम्मेलन में दुनिया में शांति और अमन के मुद्दों पर गंभीर विचार होगा। सबसे पहला मुद्दा यूक्रेन का रहेगा कि किस तरह से यूक्रेन के प्रति रूस की आक्रामकता के बीच नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की रक्षा करना, यानी कि वर्ल्ड ऑर्डर लॉ बेस चलना चाहिए, एक कानून होना चाहिए जो पूरे विश्व को सोचना चाहिए किसी भी कंट्री को इन्वेड करने से पहले। मध्य पूर्व संघर्ष को संबोधित करना, यहाँ पे इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा और भारत को ऑफकोर्स बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पे एक मीडिएटर के रूप में भी देख सकती हैं। विकासशील देशों विशेष रूप से अफ्रीका के साथ कैसे साझेदारी हमें मजबूत करनी है वो भी देखना पड़ेगा। तो इटली जैसे कि आप देख सकते हैं ये यूरोप का पार्ट है और ये मेडिटेरेनियन सी में सिचुएटेड है। यहाँ पे एड्रियाटिक सी है इसके ईस्ट में और वेस्ट में इसके टिरहेनियन सी है। यहाँ पे इटली का जो कैपिटल है रोम है और ये अपुलिया का क्षेत्र है। साथ ही साथ ये अपनी सीमा साझा करता है फ्रांस के साथ, स्विट्ज़रलैंड के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ और स्लोवेनिया के साथ। तो इनका नाम याद रखिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर हम इटली की बात करें, ये कॉर्सिका जो कि फ्रांस का एरिया है, आइलैंड है, उसके बहुत ही करीब है। तो अगर पूछा जाए कि कॉर्सिका कहाँ सिचुएटेड है, ये इटली के वेस्ट में सिचुएटेड है, टिरहेनियन सी में स्पेसिफिकली आपको नाम ले लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली में G7 शिखर सम्मेलन के मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं। इसके कुछ मुद्दे हैं जिन पर चर्चा विस्तृत रूप से की जाएगी और उन पर हल निकालने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहला तो मुद्रास्फीति और व्यापार के तनाव को
एड्रेस करना है, यानी कि ग्लोबल इन्फ्लेशन जो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर चुका है, उसके बाद से रशियन यूक्रेन वॉर चल रही है, तो जो भी सप्लाई चेन ब्लैक सी से जाते थे वो नहीं हो पा रहे हैं। उसके अलावा इजराइल हमास के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रेड सी में भी बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा है। रेड सी में हाउती रेबल्स यमन से कंक्लूसिवली और कंसिस्टेंटली अटैक कर रहे हैं। इसी वजह से अब केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका के साइड से जाती है वहाँ से हमको सप्लाई करना पड़ रहा है। तो सप्लाई चेन्स किस तरह से डिस्टर्ब हो रही हैं, इन्फ्लेशन किस तरह से बढ़ रहे हैं, उस पर सबसे पहला यहाँ ये कह सकते हैं सबसे पहला विषय इसी को लिया गया है। दूसरी चीज़, व्यापार तनाव जो चल रहा है चाइना और यूएसए के बीच में। कभी चाइना उनसे जो सामान मंगाता है उसके ऊपर बहुत सारा टैक्स लगा देता है ताकि उनकी कंट्री में महंगा हो जाए। सिमिलरली यूएसए भी यही काम कर रहा है। तो ट्रेड वॉर की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन्स भी प्रॉब्लमैटिक वे में चल रही हैं। तो यहाँ पे यूएसए तो ऑफकोर्स G7 का पार्ट है ही, साथ ही साथ भारत भी इसके आउटरीच कंट्रीज़ में है। तो इसमें भारत क्या कहता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। शिखर सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और संधारणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की रणनीति। कार्बन उत्सर्जन को कम करना तो मेजर पार्ट किसका है, UNFCCC का है। पर अगर इसमें G7 कुछ कर सकता है, क्योंकि ये कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, G7 की कंट्रीज़ डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैं, तो इनके पास अगर कोई तकनीक है जिसकी वजह से कार्बन उत्सर्जन कम हो जाए और वो दूसरे कंट्रीज़ को कैसे दे सकती हैं, इनके पास कोई वित्तीय प्रणाली अगर बन पाए कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत ये कंट्रीज़ क्या कर सकती हैं, वो भी बहुत लाभकारी होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे की, तो कोविड-19 महामारी से जो हमें सबक मिले हैं और आने वाली कोई भी अगर महामारी आती है तो उसमें हम वैक्सीन का वितरण कैसे करेंगे, ये हमारा तीसरा एजेंडा है। इसके अलावा शिखर सम्मेलन भू राजनीतिक तनाव जैसे चीन और रूस के साथ संबंध और वैश्विक निहितार्थ वाले चलने वाले संघर्ष भी शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, G7 के बारे में बात करते हैं। G7 किन कंट्रीज से बना है? G7 एज यू कैन सी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यहाँ देख लीजिए यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये संयुक्त राज्य अमेरिका से बना है। तो इतनी कंट्रीज़ हैं जो कि इंक्लूडेड हैं। कौन कौन सी हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। इतनी कंट्रीज़ याद रखना, यहाँ पे भी लिखा है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे G7 की स्थापना जब हुई थी तो इसके कुछ और मुद्दे थे। ये यहाँ पे यूपीएससी आपसे पूछ सकता है जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके क्या मुद्दे थे। पहले तो वैश्विक आर्थिक शासन था, यानी कि विश्व में आर्थिक व्यवस्था सही बनी रहे। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा और सहयोग को सुविधाजनक बनाना था। शुरुआत अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा की गई थी। G7 अपने गठन के बाद से ही दशक को प्रभावित करने वाला वित्तीय संकट और विशिष्ट चुनौतियों से निपटने हेतु समाधान और मुद्दों पर चर्चा करता है। वित्तीय पहला इसका एक फर्स्ट एजेंडा इसका फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो पूरे वर्ल्ड में, वो देखना था। इसके साथ ही विघटन के बाद जब सोवियत के राष्ट्रों में आर्थिक बदलाव हुए, आतंकवाद भी इसका एक बहुत बड़ा पार्ट बना। हथियारों पर नियंत्रण पर चर्चा भी इसकी बहुत बड़ी पार्ट बनी। अब कोई हमारे पास ये चीज़ तो ध्यान रखनी है, हमारे पास एजेंडा की लिस्ट नहीं है कि सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा कर सकते हैं। हम किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। ये याद रखना है, G7 का कोई एक संविधान नहीं है औपचारिक, ना ही इसका कोई निर्धारित मुख्यालय है। दोनों ही इसके पास नहीं है। अगर पूछा जाए कि इसका निर्धारित मुख्यालय कहाँ है, कहीं नहीं है, क्योंकि इसका कोई निर्धारित मुख्यालय है ही नहीं, ना ही इसका कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसके जो भी निर्णय होते हैं वार्षिकी समिट में लिए जाते हैं और ये गैर बाध्यकारी होते हैं। G7 की उत्पत्ति 1973 के तेल संकट से जुड़ी है। जब तेल संकट आया था और पूरी मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, सप्लाई चेन्स ख़त्म हो गई थी, बहुत ज़्यादा कोलैप्स कर रही थी, तब ये आया था। 1973 में 5 देश अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, जापान और फ्रांस के वित्त मंत्रियों ने एक अनौपचारिक बैठक की। बस बैठ के ये लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे, चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे कि अभी दिक्कतें क्या हैं और उसका हल कैसे होगा। 1975 में प्रथम G6 शिखर सम्मेलन फ्रांस में आयोजित हुआ, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूनाइटेड किंगडम थे। देखेंगे पहले वाले में 1973 में जब ये चर्चा करने के लिए वित्त मंत्री अनौपचारिक रूप से मिले थे, तब इसमें इटली शामिल नहीं था। इटली शामिल हुआ है G6 के प्रारूप में 1975 में, ठीक है। फिर 1976 में कनाडा G6 में शामिल हो गया, जिसके बाद वो G7 बन गया, मतलब ग्रुप ऑफ 7, G मतलब ग्रुप ऑफ 7। उसके बाद 1991 में लंदन में G7 शिखर सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा पर G7 आर्थिक घोषणा पत्र तैयार किया गया। उसके बाद 1994 में G7 में रूस भी शामिल
शामिल हो गया, जिसमें ये G8 बन गया। फिर 1997 में डेनवर में आयोजित जो G8 शिखर सम्मेलन में अफ्रीका पर G8 कार्य पर योजना भी जारी की। पर 2014 में जब क्रीमिया को रशिया ने अपने अंदर एनेक्स कर लिया तो G7 ने इसको बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद पुनः ये G7 बन गया 2014 में। 2015 में जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां नेताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में जिम्मेदार नेतृत्व पर G7 घोषणा का ज्ञापन किया। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं पहल की इसकी, तो पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए इसके काफ़ी पहल हुए हैं, जैसे कि सभी के लिए शिक्षा यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल, ताकि कोई पीछे ना छूट जाए। खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए नया गठबंधन भी बनाया। यहाँ पे इसका उद्देश्य अफ्रीका में कृषि विकास करना था, अफ्रीका याद रखिएगा। साथ ही साथ भूखमरी और कुपोषण को कम करना था। वित्तीय स्थिरता मंच, ये अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के प्रबंधन में सहायता के लिए स्थापित किया गया था। 2009 में G20 लंदन शिखर सम्मेलन में G20 देशों ने वित्तीय स्थिरता बोर्ड के उत्तराधिकारी की स्थापना की, जिसे विस्तारित सदस्यता और विस्तृत अधिदेश के साथ वित्तीय स्थिरता बोर्ड कहा गया। ऊर्जा सुरक्षा के बारे में अगर बात करें, इसका उद्देश्य G7 देशों और अन्य ऊर्जा उत्पादक और उपभोक्ता देशों के बीच सहयोग को मजबूत करके ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना था। फिर संसाधन दक्षता पर भी गठबंधन किया कि किस तरह से यहाँ पे नई नई संस्थाएं बनाई जाएं। इसका उद्देश्य अपशिष्ट को कम करना, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देकर टिकाऊ उत्पादन विधियों को विकसित करके संसाधन दक्षता को बढ़ावा देना था। समुद्री कूड़े पर भी टास्क फोर्स बनाई। तो यहाँ पे अपशिष्ट प्रबंधन किस तरह से हो, जो अपशिष्ट आपके प्लास्टिक सॉलिड वेस्ट होते हैं वो अगर निकल रहे हैं तो उसका प्रबंधन कैसा होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ जो होती है वापस से कहाँ, समुद्रों में चली जाती है। और ये सारे समुद्री देश हैं, आसपास के क्षेत्रों में समुद्र है। तो यहाँ पे एक्वेटिक रीजन को कैसे सेफगार्ड करना है। डिजिटल मंत्री स्तरीय बैठक, इसका उद्देश्य ऑनलाइन सुरक्षा और गोपनीयता जैसे मुद्दों को भी संबोधित करना है। जैसे जैसे हम डिजिटल बनते जा रहे हैं, हैक प्रूफिंग भी जरूरी है। भारत के लिए G7 का क्या महत्व है? देखो, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हमारा खुद का भारत भी है, और अगर ये अपना नॉलेज एक्सपैंड कर सकता है अन्य G7 कंट्रीज से मिलके, तो क्यों नहीं। ऊपर से भारत के प्रधानमंत्री का इस समय कद काफ़ी बड़ा है, क्योंकि 3 बार चुने जाना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी नेता के लिए। मतलब आप बहुत सारे लोगों को साथ लेके चल सकते हैं। तो इनका कद तो वैसे ही बड़ा था। अब G7 में इंडिया ऐसा नहीं है पहली बार जा रहा है, इंडिया बहुत बार जा चुका है। पर अगर हमारे प्रधानमंत्री की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री का कद इससे अब और बढ़ेगा। G7 देश भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं और निकट आर्थिक सहयोग से भारत को अपने बाजारों का विस्तार करने तथा आर्थिक विकास में सुधार में भी मदद मिलेगी। यानी कि यहाँ पे आप बायलैटरल द्विपक्षीय मीट भी कर सकते हैं, जिससे आप ओपन मार्केट दे सकते हैं बाकी कंट्रीज़ को कि आइए आप हमारे यहाँ बेचिए, हम चाइना के अलावा आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हैं जिसको यूज़ करके आप हमारे मार्केट में भी सामान बेच सकते हैं, हम आपके मार्केट में भी सामान बेच सकें। भारत G7 की तकनीकी प्रगति से लाभान्वित भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़े। पेरिस समझौते में हमने यही कहा है ना कि हमको अपना कार्बन उत्सर्जन कम करना है। तो कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए अगर कोई किसी भी प्रकार की वित्तीय या फिर हमको किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए तो हम इन कंट्रीज से मांग सकते हैं। G7 देशों का वैश्विक जलवायु नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। साथ ही साथ भारत की बात करें तो भारत जलवायु परिवर्तन से अछूता नहीं रहा है। भारत की एक लॉन्ग कोस्ट लाइन है, जिसमें हम ऐसे टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग कर सकते हैं जिससे कोस्ट लाइन से संबंधित हमारे पास डिजास्टर्स कम हो। जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज़, कनाडा, USA, इटली खुद कोस्ट लाइन शेयर करती हैं बाकी वाटर बॉडीज से। तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, जिससे कोस्ट लाइन से कोई आपदा आती है तो कैसे निपटते, इसमें भी भारत सहयोग ले सकता है। भारत ने 2019 में G7 शिखर सम्मेलन में सद्भावना भागीदार के रूप में भाग लिया था। सद्भावना भागीदार, ठीक है। और प्रधानमंत्री ने जलवायु, जैव विविधता और महासागर और डिजिटल परिवर्तन सत्रों में भी भाग लिया था। चूंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बड़ी भूमिका निभाना चाहता है, G7 से घनिष्ठ मित्रता बहुत जरूरी है इसके लिए। G7 देश विकास सहायता के प्रमुख दाता हैं और उनकी नीतियों को भी, वित्त पोषण संबंधी नीतियों को भी हम अपना सकते हैं। 2003 में G7 आउटरीच सत्रों में भाग लेने का निमंत्रण पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो इनका नाम याद रखिएगा। इस बार भी आउटरीच के जरिए ही हमारे प्रधानमंत्री गए हैं। तब भी आउटरीच प्रोग्राम के जो सबसे पहले पार्टिसिपेंट थे हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे 2003 में, ठीक है। उस समय फ्रांस मेजबानी कर रहा था, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऐसी 5 बैठकों में भाग ली हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2019, 2021, 2022 और 2023 4 बार अभी तक इन्होंने भाग लिया है। अमेरिका द्वारा आयोजित होने वाला 2020 का जो G7 शिखर सम्मेलन था, कोविड के कारण रद्द हो गया था।
इसके बाद G7 की प्रासंगिकता पे भी बहुत सवाल उठे कि ये बस अपने मतलब के लिए मिलते हैं, ये आखिरकार है तो अपने ही लिए। G7 डेवलप्ड कंट्रीज़ है, तो यहाँ पे बोला जाता है कि ये सिर्फ अपने भले के लिए मिलते हैं और इनका भला तभी है जब बाकी देशों को ये अपने डोमिनेंस में रखें, अपने नीचे रखें। ठीक है, तो हाल के वर्षों में इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठाए गए हैं क्योंकि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में इसके सदस्यों की संयुक्त हिस्सेदारी में गिरावट आई है। अब यहाँ पे बोला जाता है G7 अपना डोमिनेंस वापस से लाने के लिए मिलता रहता है। तो यहाँ पे थिंक टैंक ब्रूगेल ने बोला है कि भाई देखो, जो इनफैक्ट बात यह है कि जो जिस क्षेत्र में अच्छा काम कर ही नहीं रहा है उसकी बात कोई क्यों ही सुनेगा। तो G7 में अगर सकल घरेलू उत्पाद में यहाँ गिरावट आई है तो हो सकता है इनके मार्केट पॉलिसीज़ बहुत अच्छे ना हो। थिंक टैंक ब्रूगेल G7 खत्म हो चुका है, G7 अमर रहे, ऐसी बात कही थी इसने ने एक विश्लेषण में कहा गया है कि 1970 के दशक में यह लगभग 50% से घटकर 2018 में लगभग 30% हो गया। ऐसा बोला जा रहा है चीन, भारत और अन्य देश अब आगे बढ़ रहे हैं, इनको एक अलग से ग्रुप बनाना चाहिए चर्चा करने के लिए। इसकी तुलना में 2008 में वित्तीय संकट के जवाब में स्थापित G20 को अधिक समावेशी मंच के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसमें ऐसी कंट्रीज़ हैं जो विकसित तो नहीं, विकसित हैं और विकासशील भी हैं, जो अभी प्रेजेंट है और फ्यूचर है, उनके मद्देनज़र अगर हम देखें तो ये बेहतर माना जाता है। ब्रूगेल विश्लेषण ने तर्क दिया कि G20 के निर्माण ने G7 के आधुनिक समय के संकटों को संभालने में असमर्थता साबित की है। उन्होंने पुनर्गठित G7 प्लस का प्रस्ताव भी रखा है जिसमें यूरोजोन का एक साझा प्रतिनिधि शामिल होगा तथा चीन, भारत और ब्राज़ील के लिए जगह बनाई जाएगी। इससे सकल घरेलू उत्पाद और जनसंख्या दोनों के संदर्भ में और विस्तृत रूप से हम G7 को देख सकते हैं। G7 के समूह के भीतर सहयोग हासिल करने की क्षमता को चिंता है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अक्सर G7 के अन्य नेताओं के साथ मतभेद रखे हैं। तो अगर ऐसी कंट्री, USA जैसी कंट्री बाकी प्रेसिडेंट्स के साथ मतभेद रखेगी तो G7 में कभी भी कंसेंसस से क्या अच्छे डिसीजन आ सकते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलो एक मेंस क्वेश्चन देख लो। 2024 G7 शिखर सम्मेलन के प्रमुख एजेंडा का वर्णन करते हुए भारत के लिए G7 का महत्व बताएं। पहला। दूसरा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। G7 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलकर बने 7 औद्योगिक लोकतंत्रों का इसका एक अनौपचारिक समूह है। G7 की शुरुआत अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा वैश्विक आर्थिक संकट से लड़ने के लिए की गई थी। अब आपको बताना है इसमें से दिया हुआ कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी जो क्लासेस चलती रहती हैं, अगर ये तो यूट्यूब क्लासेस, अगर आपको ऐसी क्लासेस पसंद आ रही हैं, हम आपके लिए GS फाउंडेशन बैचेस भी लेके आ रहे हैं, लाइव फ्रॉम स्टूडियो एंड लाइव फ्रॉम क्लासरूम। तो अगर आप हमारे क्लासरूम में क्लास लेना चाहते हैं UPSC इंग्लिश और हिंदी मीडियम की, तो हम सेल लेके आए हैं जिसका नाम है बिग समर सेल। ये बिग समर सेल 14 जून यानी कि आज से चलेगी और 20 जून तक रहेगी। इसमें आपको मिल सकती है 90% तक की छूट। उत्कर्ष क्लासेस का जो ऐप है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि 90% तक की छूट कम है तो हम आपको 13 मिलियन की यूट्यूब चैनल होने की खुशी में एक्स्ट्रा 13% ऑफ दे रहे हैं। बस आपको कूपन कोड लगाना होगा UC13। तो जल्दी जाएं, आप डाउनलोड करिए इसको प्ले स्टोर ऐप से और साथ ही साथ सारे कोर्सेज का लुत्फ उठाएं। धन्यवाद।